मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और आपका स्वागत करता हूं पवन बाग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं ईमेल्स के साथ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा, ऐसा कोई भी छात्र होगा जिसे ईमेल के बारे में पता नहीं हो। पर फिर भी पता होना एक बात है पता होना एक बात है, वो हम कर सकते हैं, ये दूसरी बात है। और परीक्षा के लिए अगर हमें कुछ किसी टॉपिक की तैयारी करनी है तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमको जानना चाहिए और उसके हिसाब से हमको मार्क्स के हिसाब से हमको उसको तैयारी उसकी करनी चाहिए और उसको परफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे ईमेल्स क्या होते हैं, ईमेल्स लिखते समय क्या क्या हमको बातें ध्यान में रखनी होती है, और ईमेल जब हम लिखते हैं तो किस किस तरह से उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ईमेल अगर जब हम लिखते हैं तो ईमेल लिखने में हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों को टालना चाहिए, ये दो चीजें डूज एंड डोंट्स जो पेज नंबर 105 पे दिया गया है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, डूज एंड डोंट्स। तो इसमें क्या है, देखिए डूज में क्या है, हैव अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। मतलब जब आप विषय लिखते हो ना, ईमेल में भी विषय होता है ना, ईमेल का फॉर्मेट वगैरह हम देखने वाले हैं, तो उसमें भी क्लियर सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए, है ना। मतलब जब विषय लिखते हो कि रिक्वेस्ट फॉर अ जॉब और एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग द पेइंग द एडमिशन फीस, या फिर कुछ भी, मतलब रिक्वेस्ट सीकिंग मोर इंफॉर्मेशन, इस तरह से सब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन से ही ईमेल में क्या कंटेंट है ये पता चलना चाहिए। ठीक है, डोंट फॉरगेट ठीक है, डूज कर लेते हैं हम पहले। यूज अ प्रोफेशनल सैल्यूटेशन। प्रोफेशनल सैल्यूटेशन मतलब हम डियर वगैरह जो यूज करते हैं तो वो हम हमारे फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, ठीक है। पर अगर कोई फॉर्मल है तो उसके लिए रिस्पेक्टेड, इस तरह से एक बहुत ही फॉर्मल प्रोफेशनल सैल्यूटेशन हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज होती है एक बार लिखने के बाद उसको ड्राफ्ट को एडिट भी हम कर सकते हैं। उसको एक बार एडिट करने के बाद ही आपको उसको फॉरवर्ड करना होगा। डू नॉट बिट अराउंड द बुश, है ना। अगर ठीक है, अगर आपने आपके दोस्त को लिखा है तो ठीक है, पर अगर आपने किसी प्रोफेशनल को लिखा है तो बस इधर उधर की बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीधे पॉइंट पे आना है और उस जिस चीज के लिए हमने ईमेल लिखा है उस चीज के बारे में बात करनी है और बात खत्म कर देनी है। ठीक है, अगर अटैचमेंट उसके साथ में है तो अटैचमेंट को अटैच करने के बाद एक बार फिर से उसको खोल के देख ले कि क्या आपने सही चीज जो अटैच करनी है वही अटैच की है या फिर कुछ और ही अटैच किया है, या फिर अगर वो अटैचमेंट आपने जो अटैच की है तो वो अटैचमेंट ठीक से वहां पर खुल रही है या नहीं खुल रही है, ये भी आपको। उसके बाद में आपका नाम, साइन, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी होगी विथ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अभी देखिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जब आप ईमेल भेज रहे हो तो आपका ईमेल एड्रेस तो उसको, उस व्यक्ति को मिलने ही वाला है। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो आप अपना फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर भी उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लाइन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में सैल्यूटेशन बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद में एक बार लिखने के बाद उसको हमको एडिट करना चाहिए ताकि अगर कुछ गलती उसमें हो गई हो तो उसको हम सुधार सके। उसके बाद में
हमको इधर उधर की बातें नहीं करनी। अगर हम फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल को लिख रहे हैं तो हमको इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें सीधा मुद्दे पर आना है और मुद्दे की बात करनी है। अगर उसमें कोई अटैचमेंट हमने जोड़ी है तो उस अटैचमेंट को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले कि जो अटैचमेंट भेजनी थी वही भेजी है, और दूसरी बात जो अटैचमेंट भेजी है वो सही तरह से खुल रही है या नहीं, या फिर वो उसी जैसे हमें भेजी है उसी तरह से वो है या नहीं, है ना। और आखिर में आपका नाम, साइन और कॉन्टेक्ट नंबर देना मत भूलना। तो ये हो गए डूस। अब इसके विपरीत डोंट्स में क्या लिख सकते हैं हम वो देखते हैं। डोंट फॉरगेट योर सिग्नेचर, साइन, है ना। डोंट फॉरगेट योर साइन, साइन करनी है। साइन करनी है मतलब क्या, भी ईमेल में तो आप साइन नहीं कर सकते, पर आपका नाम वहां पर आना ही चाहिए। डोंट यूज ह्यूमर और सार्केज्म। देखिए डोंट यूज, इसको हम ह्यूमर और सार्केज्म या स्लैंग लैंग्वेज कह सकते हैं कि यूज फॉर्मल लैंग्वेज, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज मत करिए, है ना। लैंग्वेज बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। डोंट अज्यूम द रिसिपिएंट नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं है। क्लियर बी, डोंट बी अनक्लियर, मतलब क्लियर होना चाहिए ना। ये ऐसे नहीं कि भाई मैं जो बताने जा रहा हूं वो तो उसे पता ही है तो फिर क्यों सारी बातें बताऊं। धीरे से आपको शुरुआत से सारी चीज बतानी होगी तभी तो उसको। उसके बाद में ग्रामर का ध्यान रखना है ना। ग्रामर में सभी आता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें उसमें आती है। उसके बाद में जिसको भेजना है उसी को वो जाना चाहिए। इसको आपके कभी कभी क्या होता है, रिप्लाई ऑल ऐसा होता है ना, ये बटन होता है, तो ये बटन कभी भी नहीं दबाना है। अगर आपको सभी लोगों को करना है तो ठीक है, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि रिप्लाई ऑल इस बटन को हमेशा से हिट नहीं करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को, और विदाउट परमिशन, है ना, परमिशन के बगैर किसी को भी आपको ईमेल नहीं भेजना है, ठीक है। अगर पूछा गया है कि आप ईमेल रिप्लाई टू माय मेल, तो उसी के बाद आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, वरना उसको आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गए इसके डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या टालना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने अच्छी तरह से देख ली। तो चलिए फिर आगे सबसे पहले हम बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका लेआउट या फॉर्मेट, है ना, ईमेल का लेआउट एंड फॉर्मेट, ठीक है। अब ईमेल का लेआउट और फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे लेटर का होता है वैसे ही होगा, थोड़ा सा फर्क उसमें होता है। देखिए सबसे पहले तो उसमें क्या होगा, इसको मैं ऐसा, है ना, इसमें टू आता है ना, ये टू, तो इसमें आपको ईमेल एड्रेस भरना होता है। इसके ऊपर आता है फ्रॉम, वो तो आपका खुद का एड्रेस होता है। उसके बाद में टू के बाद आता है सीसी एंड टू और बीसीसी, है ना, ये चीज आती है उसमें। फिर आता है सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन में आता है कि आपको सब्जेक्ट लिखना होता है ना, ये सब्जेक्ट होता है। फिर एक पूरा बॉडी आती है और आखिर में ये टास्क बार, इधर नीचे एक बार होता है जिसपे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। फिर यहाँ पर आप सैल्यूटेशन यूज करके उसको शुरुआत कर सकते हो। ये होगा पैरा 1, फिर पैरा 2 और पैरा 3, है ना। उसके बाद में इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नीचे लिखेंगे चलिए। तो इसमें क्या आएगा फिर, इसमें आएगा थैंक यू, रिगार्ड्स वगैरह जैसे हम लिखते हैं, है ना। और फिर आएगा साइन, तो इसमें साइन तो नहीं आएगा, इसमें आएगा नेम और डेसिग्नेशन, है ना। डेसिग्नेशन मतलब आपका जो पद है, आपका हुद्दा जो है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। तो ये हो गया एक लेआउट, इसका एक डिजाइन या फिर फॉर्मेट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें आएगा टू डीसीसी सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ये आएगा मेन बॉडी, ये होगा मेन बॉडी पार्ट, और फिर बाद में ये साइन नेम डेसिग्नेशन सब इसमें चला जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत हम करेंगे कि ईमेल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे ईमेल। व्हाट इज एन ईमेल? क्या है ईमेल? Electronic mail, also known as email or email, is one of the most commonly used services on the internet, allowing people to send messages to one or more recipients. ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा एक दूसरे को मेल भेजने के लिए, एक दूसरे को मैसेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय रे टॉमलिंसन इन 1972 में रे टॉमलिंसन ने इसको इजाद किया है, इसका शोध किया है। वाई यूज ईमेल? ईमेल क्यों इस्तेमाल करना है? वाई ईमेल ही क्यों इस्तेमाल करना है? द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ईमेल इज रिलेटिवली सिंपल, which has quickly made it most popular services used on the internet. क्योंकि ईमेल भेजना ये इतना आसान है, तो इस आसानी की वजह से, इस इस्तेमाल, इसके उपयोग की आसानी की वजह से ही वो आज इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रकार बन चुका है। एज विद द ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस, फॉर योर मैसेज टू रीच योर रेसिपिएंट, ऑल यू नीड टू नो इज देयर एड्रेस। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल मेल भेजते हैं, या मतलब जैसे पत्राचार हम करते हैं, तो ट्रेडिशनल पत्राचार जो होता है, जो हम इस्तेमाल करते आए सालों से, सदियों से, वो अगर आप करोगे तो आपके लिए क्या है, एक बात होती है कि आप अभी लिखोगे, फिर वो पोस्ट करोगे, फिर वो पोस्ट करने के बाद कब आगे जाएगा, ये सारी चीजें होती है। Its two main advantages over paper mail are the speed at which email is sent and the lower cost. ठीक है, दो चीजें उसको ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। नंबर एक, तो जिस गति से वो मिलता है, तो मतलब ऐसा नहीं, हम ऐसा कह सकते हो कि मैंने आज मेल लिखा है और अभी मुझे अमेरिका भेजना है, तो मैं अभी जब मैं उसको सेंड करके क्लिक कर देता हूं, तो दूसरे ही क्षण, एक 2 मिनट में, एक कुछ क्षणों में वो वहां पर उस व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्विक है, इसकी गति जो है वो उसको बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बना। और दूसरा है उसका खर्चा, उसके लिए कोई भी खर्चा नहीं आता है। जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो वही उसमें से ही हो जाएगा, उसके लिए अलग से आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजों की वजह से, उसकी गति और उसका खर्च, ये दो चीजें इतनी ज्यादा आसान उसको बना देती है कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। What's more, email can be used to instantaneously send a message to several people at once. और सबसे बड़ी बात है कि एक ईमेल आपको 10 लोगों को अगर भेजना है, तो 10 लोगों को भी आप उसमें ईमेल एड्रेस डालकर उसको क्लिक कर दो, वो सभी लोगों को एक ही साथ में भेजा जाएगा, और उतनी ही जल्दी। भले ही एक व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता हो, दूसरा दूसरे शहर में रहता हो, तीसरा आपसे 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, और चौथा दूसरे देश में रहता हो, सभी लोगों को एक साथ वो मैसेज जाएगा। कम ज्यादा स्पीड इंटरनेट स्पीड पर अवेलेबल करता है, पर इंटरनेट स्पीड पर वो आधारित है, पर कभी भी इंटरनेट स्पीड अगर सही जगह पर, सभी जगह पर एक जैसी है, तो सभी लोगों को एक ही साथ में वो मिल जाएगा। तो देखिए, ये सारी चीजें इतने आसानी से ये हम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें ईमेल को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना देती है। ईमेल लिखने के बेसिक्स क्या होते हैं? देखिए, make sure that emails stand out because of the content and not because of sloppy mistakes, poor formatting and casual language. देखिए, अगर आप ईमेल लिख रहे हो, खास करके अगर आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो ईमेल के जरिए, तो ये देखना जरूरी बनता है कि आपका जो ईमेल है वो लोगों से अलग हो, है ना? लोगों से अलग हो किस चीज में? भाषा, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही खराब हो, या फिर बहुत ही ज्यादा उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, या फिर पंक्चुएशन के एरर्स हो, इस तरह से वो लोगों से अलग नहीं होना चाहिए। पर वो आपने जिस तरह से उसको फॉर्मेट किया है,
दिखने में भी, प्रदर्शन में भी, उसके और उसकी लैंग्वेज में भी वो लोगों से हटके लगे। आप तुरंत उस आदमी आपके बारे में वो एक अच्छे जजमेंट बना ले, इस तरह से वो ईमेल लिखा जाना चाहिए। यूज अ रीडेबल फॉन्ट इन 10 और 12 पॉइंट साइज इन योर ईमेल्स। ईमेल के लिए हमेशा ऐसा फॉन्ट यूज करना चाहिए जो रीडेबल है, जो सही आसानी से पढ़ा जा सकता हो, और फॉन्ट की जो साइज है वो 10 या 12 होनी चाहिए। Send job search related emails from a professional email address. Ideally, your email address should just include some combinations of your first and last name or first initial and last name. है ना? तो देखिए, हमेशा जब भी आप जॉब एप्लीकेशन करते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो ईमेल आप भेज रहे हो वो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से जाना चाहिए। कभी भी ईमेल एड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपके नाम के कुछ अक्षरों से लेकर बना हो, है ना? नहीं तो बहुत सारे लोगों को डैश द ग्रेट ऐसा कुछ ईमेल एड्रेस बनाने की एक खुजली होती है, या एक उनको चाह होती है कि अपना एड्रेस ऐसा हो कि नाम है कृष्णा, तो कृष्णा द ग्रेट, इस तरह से वो ईमेल एड्रेस बनाते हैं। तो ये ईमेल एड्रेस एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के ईमेल एड्रेस से अगर आप आपके ईमेल जॉब एप्लीकेशन भेजोगे तो जाहिर है फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो आपके बारे में खुद को बहुत ज्यादा क्या समझने वाला, है ना? इस तरह से वो इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आपको बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से वो उसी ईमेल एड्रेस से आपको ये जॉब एप्लीकेशंस भेजने चाहिए। Here's what to include when sending job search correspondence and the email message format you should use when you are sending employment related email. अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ईमेल भेज रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ईमेल मैसेज टेम्पलेट्स, पहली चीज है ईमेल के जो मैसेज है उसके जो टेम्पलेट है वो द फॉलोइंग ईमेल मैसेज टेम्पलेट लिस्ट्स द इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूड इन ईमेल मैसेजेस यू सेंड व्हाइल सर्चिंग फॉर जॉब। Use a template as a guideline to create customized email messages to send to employers and connections. देखिए, ईमेल टेम्पलेट जो होता है, अलग अलग टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको। कोई भी एक टेम्पलेट ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छी तरह से अपना ईमेल फ्रेम कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो और उसको भेज सकते हो। एक गाइडलाइन की तरह वो टेम्पलेट को यूज करो, उसको पढ़ो एक बार, उसमें क्या क्या आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह से वो एक आदर्श ईमेल आपको बताएगा और उसी तरह से फिर आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट लाइन का, क्योंकि सबसे पहली चीज वही होती है जिस पर ध्यान जाता है। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन इन योर ईमेल। आप जब भी ईमेल लिख रहे हो तो उसमें जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिखो तो उसमें बहुत क्लियरली एप्लीकेशन फॉर क्या जॉब है, समझो जॉब ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर, इतना क्लियरली कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ एप्लीकेशन असिस्टेंट इंजीनियर। तो इतना क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए ताकि जब वो मिले तो देखिए कैसा होता क्या है कि ईमेल आपको भेजा जाता है, आप कंपनी को भेजते हो, कंपनी का एक ईमेल एड्रेस होता है, उस पर एक व्यक्ति हमेशा उस पर बैठी हुई रहती है, और अगर वो ईमेल एप्लीकेशन के लिए है तो वो एक जो डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ वो जाना चाहिए उसी की तरफ वो जाएगा, क्योंकि ये तो कोई पढ़ता बैठेगा नहीं, है ना? वो व्यक्ति सिर्फ देखता है सब्जेक्ट क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो ये जाना चाहिए एचआर डिपार्टमेंट की ओर, तो एचआर को भेजा जाता है। कुछ मार्केटिंग का है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए जाएगा। तो इस तरह से अगर क्लियरली सब्जेक्ट मेंशन होगा तो आपका ईमेल सही हाथों में पहुंच जाएगा। Use the subject line to summarize why are you emailing. Some examples of strong subject lines are application for marketing associate, information interview request, thank you marketing associate interview. इस तरह से आप उसको कर सकते हो कि भाई किस लिए भेज रहे हो, तो ये कुछ सब्जेक्ट लाइंस उसको रेफर्ड बाय पर्सन्स नेम, सैल्यूटेशन। अभी देखिए सब्जेक्ट लाइन हो गई क्लियर, बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जब आप यूज करते हो उसको अप्रोप्रिएट यूज करिए। डियर मिस्टर मिसेस लास्ट नेम और डियर हायरिंग मैनेजर, इस तरह से आप उसको
लिख सकते हो। अप्रोप्रिएट लिखिए, हायरिंग मैनेजर ऐसा नहीं लिख सकते, तो उसको आप लिखिए रिस्पेक्टेड हायरिंग मैनेजर। ये फॉर्मेलिटी उसमें आपको लानी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाई आर यू राइटिंग। पहले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हो ईमेल। Be clear and direct. If you are applying for a job, mention the job title. If you want an informational interview, state that in your opening sentence. ठीक है? अगर आपको जॉब के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्लियरली मेंशन कीजिए कि मैं एक इंजीनियर हूं जो अभी अभी पास आउट हुआ हूं, फ्रेशर हूं और मैं अभी जॉब की तलाश में हूं और इसलिए मैंने आपकी कंपनी में ये ऐड देख करके यहाँ पर देखा है या फिर इसने इस व्यक्ति ने मुझे बताया तो मैं ये इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मिडिल पैराग्राफ में क्या होगा? दूसरे पैराग्राफ में the next section of your email should describe what have you to offer to the employer if you are writing to ask for help, what type of assistance you are seeking. Keep it concise and flawless with relevant punctuations. अगर आप उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए ये बहुत ही क्लियरली उसमें मेंशन कीजिए। अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप बताइए कि आप कंपनी को क्या देख सकते हो। मैं फ्रेशर हूं पर मैं कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वक्त दे सकता हूं। अभी फ्रेशर होने के लिए मुझे सीखने की चाह है तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहूंगा और साथ साथ में कंपनी को भी मैं बहुत ज्यादा वक्त देता रहूंगा। इस चीज के हिसाब से आप उसको ड्राफ्ट कीजिए। क्लियर रहिए, फ्लॉलेस रहिए, कोई भी मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए और हमेशा उसको कंसाइज रखो, पिन पॉइंटेड रखो, शॉर्ट रखो, है ना। Conclude your email by thanking the employer for considering you for the position of your connection for helping with your job search. और आखिरी में उसको थैंक कीजिए कि वे I really thank you for the opportunity और या फिर if given this opportunity I will try my best and I will be obliged, है ना, काम करने के लिए, आपके लिए यहाँ पर काम करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और अगर ये चांस मुझे मिलता है तो मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ और आपका हमेशा सदैव मैं आभारी रहूंगा। इस तरह से उसको फिर बाद में ईमेल में सिग्नेचर आती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आएगा, उसके बाद में फोन नंबर आएगा अगर है, और अगर आपको किसी को सीसी कॉपी टू कार्बन कॉपी या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी बनानी है तो उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको भेजनी है या नहीं। अगर उस पर आप क्लिक कर देते हो तो वो किसी को भी जा सकता है और वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अभी देखिए, जब आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो तो जॉब एप्लीकेशन के साथ साथ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका बायोडेटा, सीवी या फिर उसे कहते हैं रेज्यूमे, है ना। बायोडेटा, सीवी और रेज्यूमे ये एक ही चीज होती है ना। अब इसमें क्या आता है, ये क्यों जरूरी है, तो ये भी हम देखते हैं। रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग समरी। रेज्यूमे का मतलब क्या होता है? समरी। तो इसमें क्या समरी आती है? उस व्यक्ति की समरी आती है, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। रेज्यूमे इज आइडियली अ समरी ऑफ वंस एजुकेशन, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स व्हेन अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब। रेज्यूमे में हम क्या करते हैं कि हमारे शिक्षा के बारे में, हमारे स्किल्स के बारे में, हमारे जो कुछ भी गुण है उसके बारे में हम उसके संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। A resume does not list out all details of a profile, but only some specific skills customized to a target job profile. अब इसमें क्या है, रेज्यूमे में आप सारी चीजें उसमें नहीं लिखोगे, पर ये जॉब के लिए आपके जॉब के लिए जो कुछ जरूरी चीजें हैं वही उसमें आप लिखोगे और उसको वहीं पर समाप्त कर दोगे। उसमें अगर चाहिए आप इंजीनियर भी हो और इंजीनियरिंग के साथ आपने मैनेजमेंट भी किया है, पर आप इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के बारे में ही बताइए, आपको मैनेजमेंट के एजुकेशन के बारे में नहीं बताना। हाँ, अगर मैनेजमेंट के बारे में लिखा है तो फिर इंजीनियर के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इट दस इज यूजुअली 1 और एट द मोस्ट 2 पेजेस लॉन्ग, और इसीलिए रेज्यूमे जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पन्नों का होता है। A resume is usually written in third person to give it an objective and formal tone. रेज्यूमे ये हमेशा ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए थर्ड पर्सन में लिखा जाता है कि ही, शी, इज, है ना। मैं नहीं, आई एम ऐसा नहीं लिखना, उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं लिखना है कि आई एम रीगर टू विट,
ही इज रेडी टू वर्क फॉर यू, ऐसा इस तरह से थर्ड पर्सन लिखोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी आएगी और फॉर्मेलिटी भी उसमें आएगी। सीवी को कहते हैं करिकुलम विटाए। ये करिकुलम विटाए इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है? कोर्स ऑफ लाइफ होता है। इट इज मोर डिटेल्ड देन अ रिज्यूमे। सीवी इज मोर डिटेल्ड। सीवी में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। ये 2 से 3 पेजेस भी हो सकता है और इवन लॉन्गर एज पर द रिक्वायरमेंट। A CV lists out every skill, all the jobs and positions held, degrees, professional affiliations, and the applicant has acquired, and in chronological order. A CV is used to highlight the general talent of the candidate rather than specific skills for a specific position. अब ये जो CV होता है, ये CV क्या करता है? CV में आप सारी चीजें लिख सकते हो। एक से एक करके जितने भी स्किल्स आपके पास है, जितने भी एजुकेशन की डिग्रीज आपके पास है, सारी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसमें रहेगी। मतलब एक तो आप मान लीजिए शुरुआत से शुरू करोगे 2008, 2010, 12, 14, 16, फिर 20, 21 इस तरह से, या फिर 20, 21 से लेके 21 है अभी तो 21, फिर 20, फिर 19, 18, 16, 15 इस तरह से एक ऑर्डर आप कोई कभी उसमें फॉलो करोगे और वो मोर डिटेल। इसके जैसे रेज्यूमे होता है कि उसमें स्पेसिफिक लिखते हैं, तो सीवी में हम स्पेसिफिक नहीं लिखते, जनरली ऑल आपके जितने भी है ना, तो इसमें आप मैनेजमेंट भी लिखोगे, इंजीनियरिंग का भी लिखोगे, सभी चीजें इसमें लिखोगे। ठीक है। और बायोडेटा क्या होता है? A biodata is the short form of biographical data, as is an archaic terminology for resume or CV. In biodata, the focus is on personal particulars like date of birth, gender, religion, race, nationality, residence, marital status, and like. A chronological listing of education and experience comes after that. और बायोडेटा क्या होता है? बायोडेटा इज बायोग्राफिकल डेटा। तो बायोग्राफिकल डेटा क्या होता है कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आपके बारे में, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, योर लाइकिंग्स, योर डिसलाइकिंग्स, योर हॉबीज, योर स्किल्स, इस बारे में वो पर्सनल पर्टिकुलर्स पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। पर्सनल पर्टिकुलर्स मतलब क्या होता है कि मेरे बारे में मैं ज्यादा जानकारी देता हूँ, फिर बाद में एजुकेशन डिटेल्स आते हैं और बाद में प्रोफेशनल डिटेल्स उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल लिखना एक बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में बन गई है। और इसके लिए उसके लैंग्वेज के बारे में हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज ही यूज करनी है और प्रोफेशनल तरीके से टू द पॉइंट हमको वो लिखना चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो ईमेल के बारे में जितनी भी जानकारी हमने ली है वो सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो उसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।